नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस में हम लोग भूगोल देख रहे हैं और भूगोल में हम लोग देखेंगे कि भारत का भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। भारत का भौतिक प्रदेश हम लोग देख रहे हैं। भौतिक प्रदेशों को देखेंगे भारत के। यहाँ पर देखते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेशों को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले उत्तरी पर्वत श्रेणी। उत्तरी पर्वत श्रेणी यानी कि भारत के उत्तर के तरफ में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो उत्तरी पर्वत श्रेणी। विशाल मैदान, मैदानी भाग जो हैं ये उनके बारे में है। मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उनके बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार हैं उनके बारे में। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है कि भारत का जो निचला हिस्सा है वो कैसा है, ऐसे तीन कोण है और यहाँ पर तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से यहाँ स्थल है। तो कोई भी भूमि हो जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो और एक तरफ स्थल हो तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यही प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे अब जो पठार होंगे उनके बारे में। तटीय मैदान, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है। अब यहाँ पर जो होगा वो तट होगा और तट के पास का जो मैदानी भाग होगा उसे तटीय मैदान कहेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि, यहाँ ये मध्य में जो भी उच्च भूमि होगी, पहाड़ पठार, उसके बारे में पढ़ेंगे। और द्वीप समूह, यहाँ देखा जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार है और इधर लक्षद्वीप है। ये समुद्र में है और चारों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो इसमें द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत श्रेणी, विशाल मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि और द्वीप समूह। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी पर्वत श्रेणी को। उत्तरी पर्वत श्रेणी को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे कि उत्तरी पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम हिमालय, मुख्य हिमालय और दक्षिण पूर्व हिमालय। यहाँ पर इसको चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो उत्तरी पर्वत हिमालय जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम हिमालय को ही ट्रांस हिमालय कहा जाता है। मुख्य हिमालय को ही हिमालय कहा जाता है और दक्षिण पूर्व हिमालय जो है इसको हम लोग यहाँ भी दक्षिण पूर्व हिमालय लिख रहे हैं। तो उत्तरी पर्वत हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, हिमालय और दक्षिण पूर्व हिमालय। यहाँ ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ उत्तर पश्चिम हिमालय, हिमालय का मतलब हुआ मुख्य हिमालय और दक्षिण पूर्व हिमालय, यहाँ भी दक्षिण पूर्व हिमालय है। ट्रांस हिमालय जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। वहीं हिमालय को देखा जाए तो हिमालय जो मुख्य हिमालय है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो इसको इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तरी पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिम हिमालय को। हम लोग देखें कि उत्तरी पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया था। उसमें पहला भाग जो था वो उत्तर पश्चिम हिमालय, और उत्तर पश्चिम हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखना है कि उत्तर पश्चिम हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि ट्रांस हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय जो है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। यहाँ पर मैप बना करके हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, कहाँ लद्दाख श्रेणी है और कहाँ पर जास्कर श्रेणी है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा हो गया मैप। मैप में हम लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कि सिंधु नदी जो कि तिब्बत से बहती है, तो यहाँ तिब्बत से ये सिंधु नदी जो है वो सीधे यहाँ आ रही है। सिंधु नदी आई। सिंधु नदी के नीचे अगर देखेंगे तो जास्कर है।
सिंधु नदी के नीचे ये जो पार्ट होगा ये जास्कर होगा, और सिंधु नदी के ऊपर का जो ये भाग होगा ये लद्दाख होगा। सिंधु नदी के ऊपर का भाग लद्दाख होगा। अब इसके ऊपर देखा जाए तो लद्दाख के ऊपर जो होगा वो काराकोरम श्रेणी होगा। यहाँ पर ये काराकोरम श्रेणी होगा। काराकोरम श्रेणी पर ही K2 स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है K2 या गार्डविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ हम लोग देखें कि K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि काराकोरम श्रेणी के पश्चिम भाग में स्थित है। ये हो गया काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी का ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। तो यहाँ ये पश्चिमी भाग पर स्थित है। आगे देखते हैं, काराकोरम पर्वत में स्थित काराकोरम दर्रा से भारत तिब्बत मार्ग बनाया गया है। काराकोरम श्रेणी में स्थित काराकोरम दर्रा है, तो वहां से भारत और तिब्बत का मार्ग यहाँ पर बनाया गया है। फिर देखते हैं, काराकोरम को कृष्णगिरी भी कहते हैं। तो काराकोरम जो है उसको कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख जो है ये सब जो है इधर ये सब ये लद्दाख का पार्ट है। तो ये सब क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। लद्दाख जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इस चीज को हम लोग देख लिए हैं कि ये हो गया है लद्दाख और यहाँ हो गया है जास्कर, और इसके बीच में यहाँ पर सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। तो इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके और पूछिएगा, और उसके बाद इसका समाधान आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ देखेंगे कि मुख्य हिमालय है, और मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहले भी इस चीज़ को देख लिए हैं। तो मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी बोलते हैं, और बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग महान हिमालय को देखते हैं। तो महान हिमालय में जैसे कि यहाँ पर मैप बना हुआ है, तो इस पे हम लोग समझते हैं इसको। तो ये मैप हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ से महान हिमालय की एक श्रृंखला आगे बढ़ती है, और इससे रिलेटेड जो भी हिमालय की चोटियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नंगा पर्वत। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये एक चोटी जो है, यानी कि एक श्रृंखला जो है वो कुछ इस तरह से चलेगी, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है। इसके आगे देखा जाए तो उत्तराखंड में हिमालय की कौन सी चोटियाँ हैं, तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा कामत पर्वत, जो कि यहाँ उत्तराखंड में स्थित है, और नंदा देवी पर्वत जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कौन कौन सा, तो कामत पर्वत और नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित हिमालय की चोटियाँ हैं। इसके आगे देखते हैं नेपाल में। तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये चोटियाँ जो है ये महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल की चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखते हैं कि सिक्किम में है कंचनजंगा। सिक्किम में कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसको भी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसके आगे देखते हैं नामचा बारवा। नामचा बारवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हिमालय की जो ये चोटियाँ हैं, जो कि महान हिमालय की चोटियाँ हैं, हिमाद्री की चोटियाँ हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में नंगा पर्वत, उसके बाद उत्तराखंड में देखेंगे तो कामत पर्वत और नंदा देवी है।
नेपाल में अगर देखेंगे तो धौलावीरा, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट है। सिक्किम में देखेंगे तो कंचनजंगा और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो नामचा बारवा है। महान हिमालय के दर्रों को देखेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पर महान हिमालय या फिर हिमाद्री के दर्रों को देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से दर्रा है? बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है ये कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ती है। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाले दर्रा का नाम है बुर्जिला दर्रा। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या है? तो इससे होकर लेह कश्मीर मार्ग बनाया गया है। जोजिला दर्रा से होकर के लेह कश्मीर मार्ग बनाया गया है। शिपकिला दर्रा से होकर के भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। आगे जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम के पूरब में स्थित है जो तीस्ता नदी से जुड़ा हुआ है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बुमला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब दर्रा का मतलब क्या होता है? तो ये पहाड़ों पर कुछ रास्तेनुमा होते हैं, उसी को दर्रा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग महान हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय को, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो मध्य हिमालय में यहाँ पर मैप से हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियाँ यहाँ पर है। तो यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में है। नागला रिब्बा, धौलाधर, मसूरी और महाभारत श्रेणी, ये श्रेणियाँ जो है ये मध्य हिमालय में पड़ती हैं, जिसे लघु हिमालय भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी है, उसको देखते हैं। तो धौलाधर में पर्यटन स्थल है शिमला। शिमला जो हम लोग घूमने जाते हैं, आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे। तो ये कहाँ पर है? तो ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। इसके बाद देखते हैं मसूरी श्रेणी में ही नैनीताल, अल्मेडा, रानीखेत और मसूरी, ये स्थल जो है ये मसूरी श्रेणी में स्थित है। इसके आगे देखते हैं कि दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये महाभारत श्रेणी में अवस्थित है। तो इस प्रकार से जो हम लोग पर्यटन स्थल घूमने जाते हैं ये मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का पार्ट है। इसके आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पीर पंजाल के पास में यहाँ पर ये जो है ये पीर पंजाल दर्रा है, यहाँ पीर पंजाल दर्रा, और बनिहाल या फिर रोहतांग दर्रा इसके ठीक नीचे है, बनिहाल या रोहतांग दर्रा। तो इस चीज़ को हम लोग देख लिए यहाँ पर। और ये हिमालय की बात की जाए जिसे शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कैलाश पर्वत वगैरह अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोग मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को देख लिए। उत्तरी पर्वत श्रेणी के अब दक्षिण पूर्व हिमालय को देखेंगे हम लोग। तो दक्षिण पूर्व हिमालय में हम लोग आ जाते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ देखते हैं कि डफला, मिसमी और पटकाई बोम, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। नागा हिल्स नागालैंड में है, मणिपुर हिल्स मणिपुर में है, मिजो हिल्स मिजोरम में है, और गारो खासी जयंतिया, गारो हिल्स, खासो हिल्स और जयंतिया हिल्स जो है वो मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया को मेघालय का पठार भी कहा जाता है, और यही वह क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये तीनों पहाड़ तीन ओर से हैं, गारो, खासो और जयंतिया, और बादल यहाँ पर आपस में टकरा टकरा करके, इन्हीं पहाड़ों से टकरा टकरा करके और वहाँ पर खूब बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो क्षेत्र है वो मेघालय का मासिन राम होगा। तो वहाँ पर ये क्या कहा जाता है, यही गारो खासी जयंतिया जो क्षेत्र है यहीं पर सबसे अधिक बारिश भी होती है। देखते हैं एक नज़र विशाल हिमालय को। इसमें हम हाईएस्ट पीक के बारे में देखेंगे। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर के आधार पर हिमालय को नदियों में विभाजित किया गया है। हिमालय को नदियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है। ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में
होती है। इसके आगे देखेंगे कि सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है, जिसका हाईएस्ट पीक जो है वो नंदा देवी है। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, जिसका हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है, जिसका हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। तो इस प्रकार से नदियों और उससे संबंधित जो हाईएस्ट पीक है उसको हम लोग देखते हैं। अब विशाल मैदान को, विशाल मैदान में अगर देखा जाए तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसे विशाल मैदान के क्षेत्र में रखा गया है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसे विशाल मैदान के क्षेत्र में रखा गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रकार है इसके, भाबर, खादर और बांगर। भाबर जो है ये तराई का दलदली क्षेत्र को कहा जाता है। भाबर ये गन्ने की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। खादर ये नई जलोढ़ मृदा है। खादर का अर्थात यानी दलदली क्षेत्र तो ये समझ रहे हैं भाबर। खादर नई जलोढ़ मृदा का मतलब हुआ कि जब नदियां मिट्टी बहा करके लाती है तो उसमें जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है और उसे ही नई जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। और बांगर ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ये भी वही है कि नदियां अपने साथ में जो मिट्टी बहा करके लाई हैं ये भी वही मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी पुरानी हो चुकी है तो इसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन खादर जो होती है ये बहुत उपजाऊ होती है। उत्तरी भारत के मैदान की ढाल दो तरफ से है। उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो दो तरफ से ढाल है। पहला दक्षिण पूर्व की ओर और दूसरा दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। दक्षिण पूर्व की ओर और दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है उत्तरी भारत के मैदान का। इसके बाद देखा जाए तो दिल्ली प्रदेश बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। जल विभाजक क्षेत्र है यानी जल का विभाजन होता है बहुत ज़्यादा दिल्ली प्रदेश में। तो इन चीज़ों को विशाल मैदान में हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग मरुस्थल को। तो मरुस्थल में देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि थार मरुस्थल जो कि भारत में अवस्थित है। तो भारतीय हिस्से वाले थार मरुस्थल का विस्तार देखते हैं कि ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। थार मरुस्थल के विकास के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण कि अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा, अरब सागर कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये अरब सागर होगा, यहाँ ये गुजरात का भाग होगा। तो यहाँ से जाने वाली मानसूनी हवा जो होगी, तो यहाँ से जाने वाली मानसूनी हवा अरावली पर्वत के समानांतर बहती है। अब यहाँ अरावली पर्वत के समानांतर ये बहती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान शुष्क रह जाता है। जिससे क्या होता है कि पश्चिमी राजस्थान शुष्क रह जाता है। ये पूर्वी राजस्थान में बस बारिश करवा देती है और पश्चिमी राजस्थान इसका शुष्क रह जाता है। दूसरा देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून, यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ से जाने वाली मॉनसून पूर्वी राजस्थान में वर्षा करा देती है। यहाँ पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा हो जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश बनाती है। पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ घटा और बादल ही छा करके रह जाता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में ये बारिश करवाती है। तो इस प्रकार से दोनों ही परिस्थितियों में पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ पर बारिश नहीं होता है। इस क्षेत्र में देखा जाए तो एक नदी बहती है जिसका नाम है लूनी नदी। इसका जल नमकीन है, लेकिन इसके ऊपरी भाग में मीठा जल प्रवाहित होता है। थार मरुस्थल जो है वो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जबकि सियाचिन और लद्दाख का जो मरुस्थल है वो हिमाच्छिद प्रदेश माना जाता है, यानी कि वहाँ पर बर्फ होते हैं और यहाँ पर बर्फ नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में दोनों प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि को। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में देखेंगे कि इस क्षेत्र में अरावली
बुंदेलखंड की उच्च भूमि, विंध्याचल श्रेणी और कैमूर की पहाड़ी इत्यादि सब सम्मिलित हो जाते हैं। अरावली पर्वत को देखेंगे कि ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वत एक अपशिष्ट पर्वत है। इसके बाद इसका विस्तार जो है वो अहमदाबाद से दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार अहमदाबाद से दिल्ली तक है। दक्षिण राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिस पर पर्यटन स्थल स्थित है माउंट आबू। माउंट आबू पर्यटन स्थल यहाँ पर स्थित है। इसी क्षेत्र में यानी कि अरावली का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में एक निक्की नामक झील है जो कि ज्वालामुखी झील की श्रेणी में आता है। वहीं विंध्याचल पर्वत को देखते हैं तो ये भी एक अवशिष्ट पर्वत है और ये पहले भ्रंशोत्य पर्वत था, अब ये अवशिष्ट पर्वत है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो इसमें पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, पूर्वी पठार इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके आगे पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार नीलगिरी पहाड़ी है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी पर ही दक्षिणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर के जुड़ते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जहां पर ऊटी पर्यटन स्थल स्थित है। इसके बाद देखा जाएगा तो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी जो है वो अन्नेमुडी है। सबसे ऊंची चोटी अन्नेमुडी है और अन्नेमुडी जो है वो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अन्नामलाई जो कि उत्तर में है, कोर्डेमम और पालनी जो कि उत्तर पूर्व में है। तो ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु जो है वो अन्नेमुडी है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के दर्रों को देखते हैं हम लोग, तो पश्चिमी घाट के दर्रे जो हैं तो उसमें थाल घाट मुंबई नासिक रोड इस दर्रे से होकर बना है और थाल घाट से ही कोयम्बटूर तथा कोची रोड को जोड़ता है। थाल घाट क्या करता है कि कोयम्बटूर तथा कोची रोड को जोड़ता है। इसके बाद देखते हैं भोर घाट पर मुंबई पुणे रोड बना है और मुंबई पुणे और बेलगांव रेल मार्ग जो है ये भी भोर घाट पर बना है। इसके आगे देखा जाए तो सेनकोटा गैप जो है तो ये तिरुवनंतपुरम तथा पूर्वी तमिलनाडु को जोड़ता है, तो ये जोड़ने का काम करता है इस प्रकार से। अब देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को। तो प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ मैप देखते हैं इसका और उसके हिसाब से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार में तो हम और देख चुके हैं, अब इसके आगे दक्कन के पठार को देखना है। तो दक्कन के पठार में देखेंगे कि सतपुरा श्रेणी का विस्तार महाराष्ट्र से उड़ीसा तक है। ये है सतपुरा श्रेणी और इसका जो विस्तार होगा वो यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के और उड़ीसा तक है। इसके मध्य भाग में महादेव और पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहा जाता है। तो इसका ये मध्य भाग है, इसको महादेव कहा जाता है, महादेव श्रेणी, और ये पूर्वी भाग है तो इसको मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वैसे है तो ये सबका सब सतपुड़ा श्रेणी, लेकिन इसके मध्य भाग को महादेव श्रेणी और पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ है। महादेव श्रेणी में ध्रुपद ऊंची चोटी है जिस पर पंचमढ़ी पर्यटन स्थल स्थित है। ये हो गया महादेव श्रेणी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ध्रुपगढ़। क्या नाम है? ध्रुपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर पंचमढ़ी पर्यटन स्थल स्थित है। ये पंचमढ़ी पर्यटन स्थल जो है वो यहाँ पर स्थित है। इसके आगे देखते हैं कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये हो गई सतपुड़ा और ये हो गया विंध्याचल श्रेणी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। ये नर्मदा नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। इसके बाद सतपुड़ा और अजंता के बीच ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया सतपुड़ा और ये हो गया अजंता। इन दोनों के बीच में
यहाँ पर ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। ये ताप्ती नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। अब इसके आगे देख लेते हैं। अब पूर्वी पठार के बारे में देखते हैं। दक्कन का पठार देख लिए, अब पूर्वी पठार के बारे में देखेंगे। तो पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड के पश्चिमी भाग में है और यहाँ की प्रमुख नदी जो है वो दामोदर नदी है। पूर्वी घाट को देखते हैं। तो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी जो है वो आरोग्याकोंडा है और ये विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी लंबाई 1680 मीटर है। महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की चोटी का नाम है और इसकी लंबाई जो है वो 1501 मीटर है। तटीय मैदान को देख रहे हैं। तटीय मैदान में ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो यहाँ पर कोंकण तट है, कनारा तट है और मालाबार तट है। कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में है। इसके बाद कनारा तट गोवा और कर्नाटक में है। इसके बाद मालाबार तट जो है वो कर्नाटक और केरल में स्थित है। इसके बाद अब हम लोग पूर्वी घाट की तरफ आते हैं। पूर्वी घाट में उत्कल तट है, उत्तरी सरकार है और कोरोमंडल तट है। तो यहाँ पर उत्कल तट पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंतर्गत आता है उत्कल तट। उत्तरी सरकार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। लोग देखते हैं द्वीप समूह को। तो द्वीप समूह में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार को और उसके बाद देखेंगे लक्षद्वीप को। तो अंडमान निकोबार को देखते हैं कि ये है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लोअर अंडमान। इस तरह से यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। अब देखते हैं कि अंडमान निकोबार जो है तो ऊपरी हिस्सा ये अंडमान है और निचला हिस्सा निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्थ अंडमान में सैंडल पीक है। सैंडल पीक कहाँ है? नॉर्थ अंडमान में है। मिडिल अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं जो कि कैसे बने हुए हैं? तो समुद्री पर्वतों की पानी के बाहर समुद्री पर्वत जो है उनकी चोटियाँ पानी से बाहर निकली हैं, तो वही द्वीप जो बने हुए हैं उन्हें अंडमान निकोबार का द्वीप कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी के सभी द्वीप जो है वो इसी प्रकार से बने हुए हैं। तो अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी का द्वीप है और सैंडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। मिडिल अंडमान में जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये चीज़ पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान द्वीप है और उसमें भी अगर ज़्यादा डीप में जा कर के पूछ दे तो बोलेंगे कि मिडिल अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोअर अंडमान और साउथ अंडमान को दक्कन पास जो है वो अलग करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 10 डिग्री अक्षांश जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 10 डिग्री अक्षांश इसे अलग कर रहा है। तो कार निकोबार है, यहाँ पर छोटा निकोबार है और फिर बड़ा निकोबार है। और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर कहा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है जो कि बड़ा निकोबार में स्थित है। इसके आगे हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसके बाद 9 डिग्री अक्षांश जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो करावती है और 9 डिग्री अक्षांश या फिर 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप के 2 भागों में करावती और मिनी काय में बांटता है। ये अरब सागर के द्वीप है और अरब सागर के जो द्वीप है वो पूर्णतः मूंगे के निक्षेप से बने हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने
आज की क्लास को देखा, आज इस वीडियो को देखे, तो इस वीडियो में जो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।